Welcome to 13th episode of Badchasm. So in this episode, we are going to talk about the rise and fall of Hitler, including all of the policies, how they were formed, how everything were manipulated, the series of events that occurred, जैसे चीजें बदली, इतनी तेजी में चीजें चेंज हुई, ऊपर से कई सारे पॉजिटिव्स भी थे, कई सारे नेगेटिव्स थे, और मोस्टली जो हिटलर का कैपिटलाइजेशन था ऑन नेगेटिव साइड टू मेक द पीपल बिलीव इन हिमसेल्फ, और कैसे उसने इस चीज को बहुत अच्छे से मिल्क किया और अपनी लीडरशिप फॉर्म की, अपना एक काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म किया डिक्टेटरशिप की तरफ. So we'll discuss all of those crucial points in this particular episode. So it's going to be a very interesting topic, and stay tuned till the end and make sure to subscribe the channel. So starting with the phase कि हिटलर सबसे पहले एक डिस्पैचर था जो आर्मी थी. So ड्यूरिंग द वॉर बहुत सारे लोग वहां पे ऐसा बिलीव करते थे कि अगर जो ट्रीटी साइन हुई वो ना होती, अगर हमारे जो पार्टीज थे वो अगर बैक नहीं करते, तो हम वो वॉर जीत सकते थे. मतलब मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल का ये थिंकिंग थी. तो बहुत सारे लोगों को लगने लगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें अच्छे लोग नहीं है, और उसमें एक काइंड ऑफ एंटी ज्यूइश मूवमेंट भी निकल के आ रहा था. मतलब बहुत जो नेशनलिस्ट लोग थे, बहुत जो राइट विंगर्स थे, वो ये बिलीव करते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था. आर्मी को अपने पूरा बिलीव था, हम चाहते तो कॉन्कर कर सकते थे, बट एट द एंड मोमेंट उन्हें बैक से स्टैबिंग मिल गई. मतलब ये एक टर्म भी यूज हुआ था कि स्टैब एट द बैक वाला टर्म था, कि उससे बहुत सारे लोगों का फेथ जुड़ गया कि उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला. सो हिटलर एज बीइंग अ डिस्पैचर, और वो भी कहीं ना कहीं इस मेंटालिटी से अटैच था, ऑल्दो पर्सनल नोट पे मे बी ही वाज अ बिट डिफरेंट लीडर, बट वो इस पॉलिसी में कहीं ना कहीं वही बिलीवर था. और बहुत सारे सीनियर ऑफिशियल जो मिलिट्री में वर्क कर रहे थे उस टाइम पे, वो भी इस चीज में बिलीव करते थे. सो आई गेस दिस वाज द बेसिक कॉल दैट इनिशिएटेड द राइज ऑफ हिटलर. क्योंकि देखो वो अच्छा ओरेटर था, वो तो खैर बात की बात है, उसने अपनी चीजें एक्सप्रेस करनी शुरू की जब वो पार्टी बनी नाजीज की, वो अलग चीज है. बट जब ये पूरा इवेंट हुआ, तो जो पूरी पॉपुलेशन थी वो एक काइंड ऑफ डिप्रेशन में थी, काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, होपलेस हो गई थी. क्योंकि उन्हें बहुत सारे अपने रिसोर्सेज देने पड़े थे, बहुत सारी अपनी लैंड देनी पड़ी थी, बहुत सारा उनको. क्योंकि एट द एंड पूरा जो ब्लेम आया वो जर्मनी पे ही आया कि आप आपकी वजह से सब सारा लॉस हुआ और आप इसको रीपे करोगे. तो विद फॉलिंग इकोनॉमी, फॉलिंग ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट, लीगल अथॉरिटीज का डिसमेंटलिंग, all of that initiated this particular movement in the favor of a different entity that was not existing in that such power before that. So starting with the conversation, do you think that the World War One, जो कि बहुत ही क्रूशल था, बहुत ही मतलब उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट थे, अब क्या वो तो खैर इन डिटेल कभी डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड वॉर वन की कौन सा एस्पेक्ट सही था कौन गलत. वो एक बहुत बड़ा कारण बना हिटलर का राइज का. क्योंकि अगर वो चीज ना होती और साथ में ट्रीटी जो साइन हुई, उसके बाद से जो लोगों का विश्वास टूटा, वो एक मेजर कारण था. दो अनवांटेड फोर्सेस थी या जो छोटी फोर्सेस थी उनके राइज था. हाँ भाई, मतलब हाँ, मैं तुम्हारी बात से एग्री कर सकता हूँ कि वर्ल्ड वॉर वन मतलब एक मेजर कॉज था. क्योंकि हुआ क्या, जो ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई थी उसके अंतर्गत ये कह दिया गया कि जर्मनी की सेना पे बैन लगा, मतलब सेना की लिमिट तय कर दी गई अराउंड 1 लाख मैन, और उनके एयरक्राफ्ट वगैरह को भी जो है लिमिट कर दिया गया कि इतने रख सकते हैं आप, उतनी ही आप जो है वेपन्स वगैरह भी रख सकते हैं. सब कुछ लिमिटेशन डाल दी गई, और काफी ज्यादा, आई थिंक तो 600 मिलियन पाउंड का उनके ऊपर वो लगाया गया था वॉर कॉस्ट. तो अब भाई जब इतनी ज्यादा रिप्रकशन मतलब तुम कर दोगे, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें थी. जैसे राइनलैंड करके एक एरिया है जर्मनी का, ठीक है. तो वो काफी इंडस्ट्रियलाइज एरिया था. तो वो चला गया, उनके इंडस्ट्रियलाइज नहीं, सॉरी, मिनरल रिच रिसोर्सेस थे वहां पे. तो वो चीजें थी. फिर चेकोस्लोवाकिया में जो था, ठीक है, वहां भी कुछ जर्मन पॉपुलेशन थी. तो ये चीज है. अब वर्ल्ड वॉर वन में एक और चीज थी ना कि ऑस्ट्रिया जर्मनी के साइड पे लड़ा था, और ऑस्ट्रिया जर्मनी में काफी अच्छे कनेक्शंस थे. लेकिन हुआ क्या कि जब ये मतलब ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन हुई, उसके बाद से कह दिया गया कि जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कांटेक्ट नहीं रहेगा. ठीक है. तो मतलब ये एक इकोनॉमिक और मिलिट्री सैंक्शन तो था, एक सोशली भी बहुत मतलब एलिनेट कर दिया गया. क्योंकि कुछ इलाके ऐसे थे जहां पे जर्मन पॉपुलेशन थी, लेकिन वो किसी और को दे दिया गया. ठीक है. फिर कुछ जो जर्मन कंट्रोल एरिया थे, उनको ये जो लीग ऑफ नेशन बनी थी,
ठीक है, उसके अंतर्गत जो है उनको फ्रांस को दे दिया गया। तो ये सारे फैक्टर्स एक्यूमुलेट होते हैं ना, क्योंकि जर्मनी भी एक इंपीरियल पावर थी, उसको भी एक्सपेंशन चाहिए था आफ्टर जर्मन यूनिफिकेशन 1870 के बाद, उसको भी काफी एक्सपेंशन चाहिए था। इसीलिए कहा जाता था ना कि वर्ल्ड वॉर वन अगर तुम इन अ सेंस देखोगे तो कुछ ऐसे पावर्स की थी जो कॉम्पिटिट कर रहे थे इंपीरियलिज्म के लिए, इंपीरियल पावर के लिए, किसी के पास कितनी टेरिटरी आएगी। तो जब जर्मनी का लॉस हुआ तो काफी बड़ा सेटबैक था वो जर्मनी के लिए, ठीक है। और उसके बाद इतना सैंक्शन लगा दिया गया, तो वो एक तो वॉर में मतलब जो होता है कि लोग मरते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक। तो उसके बाद से वो पे नहीं कर पा रहे थे, जर्मनी वाले डिफॉल्ट कर जा रहे थे। तो हुआ क्या कि फिर डेविस प्लान आया, यंग प्लान आया, लेकिन 1929 आते आते तक तुमको पता है वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन आ गया। तो इस इतना हाइपर इन्फ्लेशन हो गया जर्मनी में कि लोगों को अगर एक ब्रेड की पैकेट भी खरीदनी थी तो वो ट्रॉलियों में भर के पैसे ले जाते थे। तो ये मतलब सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन जो थी जर्मनी की हिटलर के राइज के पहले, क्योंकि ये बात हमें समझनी पड़ेगी, हिटलर ने डायरेक्टली पावर स्नैच नहीं की, वो पावर पे पहुंचा थ्रू डेमोक्रेटिक मींस, उसके बाद उसने पावर को कैप्चर किया। तो ये चीज है, तो ये समझना पड़ेगा कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो थी, क्योंकि देखो ऐसे लीडर्स का ना एक कॉमन थ्रेट होता है कि वो तभी राइज करते हैं जब कंट्री में क्राइसिस हो। अगर कंट्री में क्राइसिस नहीं होता है तो दे कैन। और दूसरी उनकी खास बात होती है कि वो ओरेटर बहुत बढ़िया होते हैं। मतलब ये नहीं कह रहा कि सारे ओरेटर जो ऐसे बोलते हैं तो वो गलत ही होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोग बहुत बढ़िया ओरेटर होते हैं, बहुत अपनी स्पीच से ना बांधने की जो ताकत होती है लोगों को वो बहुत ज्यादा होती है। तो ये दो तीन फैक्टर थे कि डिप्रेशन था, उसके बाद से सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन जो थी वो काफी खराब थी, और उसके बाद हिटलर की खुद की भी कुछ पर्सनालिटीज थी। तो ये काफी 3-4 फैक्टर थे, ये नहीं कह सकते। हाँ, ये कह सकते हो कि वर्ल्ड वॉर वन के तौर से एक बेसिक मतलब वन ऑफ द मेन कॉजेज था, लेकिन उसके साथ बहुत सारे कॉजेज थे, क्योंकि जो जनता है जर्मनी की वो खुद जो है, जो वेमार रिपब्लिक बना था उससे वो खुश नहीं थी। वो ये सोचते थे कि ये हमारे साथ धोखा किया गया, जो तो तुमने स्टैब इन द बैक कहा गया, तुमने अभी जो बात की गई ना, तो वो चीज थी। तो कई सारे फैक्टर्स थे, कोई एक सिंगल फैक्टर को तुम पॉइंट आउट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वर्ल्ड वॉर वन एक वन ऑफ द मेन कॉजेज था। ओके, न्यू पार्टी थी इनिशियली, ये जो नाजीज पार्टी थी ये कितने लोग थी? इनिशियली 30-40 मेंबर्स थे, और मेरे ख्याल से हिटलर उसका 55th मेंबर था, क्योंकि जब उसने पॉलिसीज देखी तो उसको बहुत ज्यादा अटैचमेंट फील हुआ। तो उसने कहा कि मतलब उसने पहले सिर्फ ऑब्जर्व करा, फिर उसने कहा कि मैं अटैच होऊंगा, फिर ये धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस बनाने लगा। सो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट बहुत सारे लोग इस पार्टी से जुड़ने लगे। आफ्टर सम टाइम द काउंट वाज 10,000, देन वाज 30 to 40। तो पार्टी बहुत तेज फैल रही थी। तो ये एक साइन दिखाता है हमें कि कैसे लोगों का फेथ उससे जुड़ा था, उन लोगों को ट्रस्ट था कि मतलब अगर ये पार्टी आ गई तो मे बी जो करंट रूलिंग अथॉरिटीज है उससे बेटर फंक्शन कर सके, हमारी इकोनॉमी को रिस्टोर कर सके। क्योंकि जितने जगह भी ये जाते थे, इनका जो बिलीफ था वो ये था कि हम जो जर्मनी का पुराना ग्लोरी है वो उसको रिस्टोर करेंगे। इनका सिंपल सा फंडा ये था, और बहुत सारे लोग बिलीव भी करते थे इसमें। इसलिए इवन जो लोग अटैच नहीं थे, जो मेंबर्स नहीं थे, वो भी इनके तरफ सिंपैथेटिक थे। इनके तरफ ऐसा कोई नेगेटिव कहीं से थ्रो नहीं आ रहा था। सो इन लोग को इस चीज का बहुत बड़ा एडवांटेज मिला। और हिटलर एक टाइम पे जब उसकी प्रेजेंस काफी स्ट्रांग हुई, इसने काफी अच्छी अपनी स्पीचेस दी, काफी अच्छा प्रेजेंस बनाया। तो उसने फिर बोला कि मेरे को आप अपने पोजीशन में अपग्रेड करो, मेरे को नॉर्मल मेंबर नहीं होना, नहीं तो मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। सो उसके बाद फिर उसको जो पार्टी का उस समय हेड था उसको लगा कि नहीं ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा ये प्रेजेंटेटिव है। सो उसको चेयरमैन बनाया गया। सो उसके बाद धीरे धीरे फिर जो कंप्लीट पॉलिटिक्स शिफ्ट होना शुरू हुई 1921 to 22 से लेके फिर 29 तक, जो डिप्रेशन से पहले तक, मतलब जब जेल गया 23 में हिटलर, एंड बिफोर दैट ही मेड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर हिमसेल्फ। तो तब तक बहुत सारे लोग इससे जुड़ चुके थे। एंड आफ्टर दैट द कंप्लीट पार्टी वाज इन अ मूड कि हाँ मतलब कुछ तो चेंज लाया जा सकता है, कुछ तो रेवोल्यूशन काइंड ऑफ चीज स्ट्रेच की जा सकती है। ऑल्दो जब दोबारा से जो इवेंट्स हुए उसकी वजह से पार्टी को बैन कर दिया गया और बहुत सारी चीजें स्क्रैच पे चली गई, बट
ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स थे इसको कनेक्ट करना और इससे अपना बेस्ट निकालना, ये हिटलर को पता था कि हिटलर की कैसे लोगों से जुड़ना है और कैसे उनकी एम्पैथी लेनी है। दैट इज व्हाई आई फील कि जब हिटलर दोबारा जेल से निकला तब भी उसके पास एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअर बेस था, एक इन्फ्लुएंस था, जिसकी वजह से वो इन एडमिनिस्ट्रेशन में 36 या 38% वोट पाने के, जब पहले इलेक्शन में लड़ा हुआ तो 18% था, दूसरे इलेक्शन में जब वो प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हुआ तो आई गेस ही वाज हैविंग 35 और 36% वोट। और उसने जब दोबारा से शुरू किया तब भी उसके पास अच्छी खासी फॉलोइंग थी। सो आई गेस हिटलर न्यू दिस फैक्ट दैट पीपल आर लुकिंग फॉर सम आंसर्स। और अगर आप उनको बोलोगे कि भले तुम कैपेबल हो चाहे ना हो, अगर तुम उनको बोलोगे कि मैं तुम्हें ये करके दूंगा, ये सारे जो हैं इनकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, सो ऑब्वियसली पीपल विल सी यू एज अ लास्ट होप, क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं था कोई। उनको एक दूसरी अथॉरिटी चाहिए थी जो कि उन्हें रास्ता दिखा सके। आई गेस दिस वाज द मेन व्हाट यू कैन से the main equilibrium of that particular rise for Hitler. हाँ, मतलब ये तुम कह सकते हो कुछ एक्सटेंट तक कि क्या है ना कि जैसे कि मैंने बात की, ग्रेट डिप्रेशन जब आया तो अराउंड 4 मिलियन जो जर्मन्स थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए। अब हिटलर की जो पॉलिसी थी, जो कंस्क्रिप्शन की पॉलिसी थी, या जो वो आर्मी में रिक्रूटमेंट मतलब करना चाहता था, या पब्लिक इंटरप्राइजेस या स्टेट पुलिस, इस तरीके की चीजें थी ना, तो वो जो है उसमें मतलब रिक्रूट करना चाहता था। तो लोगों को लगता था कि हाँ ये जो, जैसे कि मैंने कहा कि वो ओरेटर बहुत बढ़िया था, तो जब वो अपनी स्पीचेस देता था वो तो इस तरीके से। और फिर हिटलर की जो रेस थ्योरी थी, क्योंकि ना क्या था कि वो अगर पावर में आता तो वो उसका साफ था भाई कि ज्यूस को जो है निकाल देना है। और मोस्ट ऑफ द मतलब वैकेंसी जो काम करने वाले लोग थे, ऑफिसर क्लास के लोग थे या जो भी थे, वो सब ज्यूस मतलब मोस्टली ज्यूस थे क्योंकि दे वर गुड। तो उसकी वजह से उनको निकालता तो ऑब्वियसली वैकेंसी क्रिएट होती बाकी नॉर्मल लोगों के लिए। तो थोड़ा सा ये, और फिर हिटलर की वो जो रेस थ्योरी की मतलब जर्मन सुपीरियर है दूसरे एथनिसिटी के लोगों से, तो ये सब फैक्टर्स कंबाइंड थे। ठीक है, हिटलर को 1933 में वाइस चांसलर के लिए बुलाया गया था जब वहां पे नेशनलिस्ट लोगों की गवर्नमेंट आई, लेकिन उसको चांसलर बना दिया गया क्योंकि लोग उससे उसकी पावर को, जैसा कि तुमने कहा कि इलेक्शन में जो उसका वोट परसेंटेज था उसके हिसाब से जो है लोग मतलब जानते थे कि इसकी पहुंच है, तो लोग इसको मानते हैं एक तरीके से। तो लोगों ने फिर ये कहा कि वायलेंट ओवरथ्रो से बढ़िया है कि डायरेक्टली पावर दे दी जाए जो सरकार में लोग थे। उसके बाद से भाई उसने पावर ग्रैब करना शुरू किया, तो लोगों को तो सपोर्ट हासिल था ही, लेकिन ही वॉज वेरी श्रूड। मतलब वो एज अ पॉलिटिशियन ही वॉज वेरी श्रूड एंड कनिंग। ये इसमें कोई डाउट ना रखो, क्योंकि भाई तुम मतलब वॉर तो 1939 में शुरू हुई ना, उसके पहले भी हिटलर एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। तो भाई उसने ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस सबको एक तरीके से मतलब इतना अच्छा पॉलिसी गेम खेलता था वो कि एक तुम कह सकते हो कि ब्रिटेन और फ्रांस अपीजमेंट कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनको अच्छे से मैनेज कर रखा था अंटिल अनलेस 1939। उसके बाद से जब पोलैंड को अटैक किया तब जाके कहीं मतलब इन बाकी बड़े देशों ने उनके ऊपर अटैक किया। उसके पहले जो उसने सुडेटनलैंड को या चेकोस्लोवाकिया को इन्वेट किया या बाकी कहीं और जगह इन्वेट किया, तो किसी ने कुछ विरोध नहीं किया, जबकि वो गलत था। तो एज अ पॉलिटिशियन ही वाज वेरी श्रूड। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि कहीं अचानक से उसने कोई मिलिट्री क्रू कर दी और डायरेक्टली पावर ग्रैब कर लिया। ही वाज वेरी श्रूड और उसने धीरे धीरे अपनी रैंक्स को बढ़ाई थी। तो ये कह सकते हो तुम कि लोगों का सपोर्ट तो था ही उसके पास, बिना लोगों के सपोर्ट के तुम कैसे बन सकते हो। राइट। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो रहा वो उस इंसिडेंट का रहा जब वहां पे फायर लग गया था पूरे जो मेन पैलेस था, और उसमें एक डच कम्युनिस्ट था जिसको वो गिल्टी पाया गया कि इसने इनिशिएट किया। सो उस मोमेंट का फायदा उठाते हुए इसको इमरजेंसी पावर एलोकेट कर दी गई बाय द मेन हेड। तो क्योंकि उसमें भी कन्विंसिंग जो की वो नाजी ने ही की, कि उन्होंने कन्विंस कराया कि इस समय जो रिवोल्यूशन काइंड ऑफ फेज आ रहा है वो काफी हानिकारक हो सकता है। सो अभी हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। सो दैट इज व्हाई इनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड इन द फेवर ऑफ हिटलर, जिसमें कि इसकी पावर को अनलिमिटेड कर दिया गया। मतलब वो कुछ भी कर रहा है तो मतलब उसने पार्टीज को डिसमेंटल करना शुरू किया। फिर उसने जो मीडिया था उसको वो कर दिया कि आप सिर्फ लिमिटेड ही देखोगे, मतलब समथिंग वेरी सिमिलर टू व्हाट मोदी डिड आफ्टर 2014। मतलब
मैं नहीं कह रहा कि वो पैटर्न है, बट काइंड ऑफ मीडिया और दैट्स काइंड अ ऑफ वेरी स्लिपरी स्लोप। ये भाई तुम बहुत स्लिपरी स्लोप पे जा रहे हो। देखो, लोग मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत मतलब कि बिल्कुल 100% सही है, लेकिन वी ऑल नो दैट कि 2014 के बाद जो yeah, हाईलाइट, people tend to draw comparison between two of them. या That's right. आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स, मतलब कि कुछ जो रेफरेंस जैसे मुझे दिख रहे हैं कि मतलब जो पैटर्न्स मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ कि जैसे उसमें भी था कि मीडिया को हाईलाइट किया गया नेशनलिस्ट मूवमेंट काइंड ऑफ थिंग, जो कि 2014 बाद यहाँ भी इनिशिएट हुआ। ऑल्दो उसमें बहुत सारा होक्स है, बहुत सारा इल्यूजन है, बहुत सारे लोग सिर्फ मानते हैं ऐसा है, लेकिन काइंड ऑफ जो नोट्स जो कॉमन तुम्हें दिखेंगे उन दोनों राइज में, वो यही दिखेंगे कि 2014 में भी जो ऑडियंस थी वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी कांग्रेस से। उनको लगता था कि नहीं, मे बी ये लीडर अच्छा है, मे बी बीजेपी कुड ब्रिंग सम गुड काइंड ऑफ स्टफ इन द कंट्री, और मे बी सीइंग द गुजरात मॉडल दे वर कन्विंस्ड दैट कि हो सकता है डेवलपमेंट हो। So I'm just connecting the things that were common in all of these two things, और although उन दोनों का बहुत कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि हिटलर वाज वेरी टाइट एंड वेरी, जैसे तुमने मेंशन किया, बहुत रूड और काइंड ऑफ ऐसे माइंडसेट से आता था ना वो, कि वो एक्सट्रीम था। ऑल तुम्हें मोदी मोदी चीज नहीं दिखेगी, चाहे कोई किसी भी इंडियन लीडर में तुम्हें उतनी फैसिज्म नहीं दिखेगा, लेकिन हिटलर में वो चीज थी। और हिटलर जैसे एंटी जूस था, फिर हिटलर अल्ट्रा, वो इवन कैपिटलिज्म के भी खिलाफ था। वो ये भी नहीं चाहता था कि सुप्रीम कैपिटलिज्म आए, और इवन वो कम्युनिस्ट का भी वही सीन था। तो वो ऐसा नहीं था कि बल्कि एक ही पॉलिसी की तरफ झुका हुआ था, बट वो मुसलिनी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था। 1923 में जब फ्रांस में मुसलिनी आया, so he was reading a lot about his pattern and he got inspired very much. तो ये जो ट्रेड्स मुझे कॉमन दिखे, मैं वो बस ऑब्जर्व कर रहा हूँ। एनीवन फ्रॉम लेफ्ट विंग राइट विंग, डोंट गेट ऑफेंडेड, इट्स एज सिंपल। सो it's just that these both incidents were because of the lack of trust on the authorities, and also कि जो इवेंट्स हुए उससे बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन हो गया पावर का, और वो भी बिना स्पेसिफिक प्रूफ के। अगर उस टाइम पे जो मेन प्रेसिडेंट थे, मेरे को नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट उस टाइम पे अगर वो भी मिलिट्री के जनरल ही थे, और जिसे इसने लूज करा था। सो अगर उन्होंने रुक के थोड़ा सा ये डिसाइड देख लिया होता कि क्या एग्जैक्टली फंडा चल रहा है, सो मे बी द थिंग्स कुडंट हैव बीन वर्स्ट। बट उन्होंने पैनिक में, और उन्हें कन्विंस ऐसा किया गया कि नहीं, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, अभी के अभी स्टॉप करो, नहीं तो फिर आगे हमें बहुत दिक्कत झेलनी पड़ जाएगी। what you can say, a fake illusion. So that caused the complete wipeout of the internal system, and that was the final rise of the Hitler in the German era. I guess that's the main point. भाई देखो, ये तुमने कहा कि बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब थी। भाई जर्मनी में उस वक्त हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक प्राइवेट आर्मी होती थी। तो जब भी किसी को टॉपल करना होता था या कुछ लॉ एंड ऑर्डर, तो प्राइवेट मिलिट्री ऑपरेट करती थी एक तरीके से। नेशनल मिलिट्री में उस तरीके की चीजें नहीं थी। तो मतलब ये मतलब मिलिट्री थी उनके पास, मगर क्योंकि मैंने कहा कि ट्रीटी ऑफ वर्साइज जो थी उसकी वजह से उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था 1 लाख मैन के ऊपर। ठीक है, तो नेशनल मिलिट्री थी, लेकिन हर एक पॉलिटिकल पार्टी का जो प्राइवेट आर्मी होने लगेगी, तो तुमको अंदाजा होना चाहिए कि जिस जगह जो डोमिनेंट होगा वो उस जगह को कंट्रोल करेगा। तो लॉ एंड ऑर्डर तो कभी था ही नहीं। इसी वजह से लोग ज्यादा परेशान भी हो गए थे। और जब कोई आता है इस तरीके से कहता है कि मैं तुमको इकोनॉमिक फ्रीडम, मतलब इन द सेंस पैसे ज्यादा आएंगे तुम्हारे पास, और तुमको ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन चली जाएगी, तो लोग भाई, क्योंकि 8 साल 10 साल तुमने वही चीज देख रहे होते हो कि आफ्टर 1918 1919 टिल 1933, जब तक हिटलर ने पूरी तरीके से पावर ग्रैब नहीं की। तो ऐसा नहीं था कि उस वक्त तक कुछ बहुत सही हो रहा था और अचानक से हिटलर आ गया। उस वक्त स्थिति बहुत बदतर थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, तो बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम थी। तो इसकी वजह से क्या होता था कि लोग भी परेशान हो गए थे ये सारी चीजें देख देख कर। उनको भी एक भाई, क्योंकि ज्यादा समय तक कोई लॉ एंड ऑर्डर का अगर सिचुएशन खराब हो तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। उनको लगा कि हाँ, तो वो एक चीज है। और फिर ये सोशलिस्ट पार्टी थे, नाजी वॉज सोशलिस्ट पार्टी। तो ये, और दूसरा फियर ये भी था जो कि रिच ओनर, क्योंकि रिच क्लास जो भी थी वो भी हिटलर को सपोर्ट करती थी कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको डर था कि क्योंकि रशिया से कम्युनिज्म फैल न जाए।
और इवन हिटलर भी कम्युनिस्टों को पसंद नहीं करता था, ठीक है, मतलब ऑल्दो ही वाज अ सोशलिस्ट, लेकिन वो कम्युनिस्टों को पसंद नहीं करता था हिटलर। तो ये था कि फिर तो दोनों का एक तरीके से तुम कह सकते हो कि नेशनलिस्ट जो थे, जो जो जनरल की बात की तुमने, आई थिंक सो, क्या नाम था उनका, समथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम लून, एल ड्रॉफ या समथिंग, मतलब ऐसा कुछ नाम था उनका, आई डोंट क्लियरली रिमेम्बर। तो वो भी क्योंकि जब फर्स्ट टाइम जो कू हुआ था, जो तुमने अभी कुछ देर पहले बात की, कि जिसमें हिटलर अरेस्ट हुआ था, हाँ। तो उसमें भी ये जनरल साहब का जो है काफी सपोर्ट था उस चीज में। तो ये था कि शुरू से ही इन लोगों का गठजोड़ था, और ये दोनों ना सोशलिस्ट बिलीव करते थे, ये जो वेमार रिपब्लिक बना था, ना नेशनलिस्ट बिलीव करते थे कि वेमार रिपब्लिक बना था। मतलब वो जो वेमार रिपब्लिक बना था उसमें उनका कुछ खास विश्वास नहीं था। ये वो स्टेप इन द बैक वाली फिर से वही बात आ गई कि वो बिलीव ही नहीं करते थे कि ये सही किया गया है। तो जब पूरी जनता को लग रहा है, लीडर्स को लग रहा है, प्राइवेट मिलिशिया को भी यही लग रहा है कि गलत हुआ है, तो ऑब्वियसली तुम ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते हो, तो इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। तो ऑब्वियसली मतलब इंस्टेबिलिटी थी, तो ऐसे लोगों का राइज होना फिर तय है भाई। ऐसी सिचुएशन में पर्सनालिटी कल्ट वाले लीडर ही राइज कर सकते हैं, राइट। क्योंकि वो ऐसी चीजें प्रॉमिस करते हैं जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो करने के लिए। तो बस इसी एक इसी वजह से कि हम ये करेंगे, ऑल्दो उन्हें खुद नहीं आइडिया होता है कि ऐसा कैसे हो। हाँ, ऑब्वियसली मतलब वो इतने, मतलब यू कैन बी वेरी shrewd एंड कनिंग पॉलिटिशियन, लेकिन जब पॉलिसी मेकिंग की बात आती है तो यू कांट इम्प्लीमेंट दैट। तो राइट। वही प्रॉब्लम थी ना कि भाई जो उस वक्त के लोग थे, तो भाई जब कोई ऐसा बोल रहा होता तो मासेस हमेशा अपील्ड हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो और तब की मासेस तो भाई और रिलेटेड थी अब की मासेस से, तो इट वाज, जब तुम इस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाते हो तो इट्स वेरी इजी कि तुम्हारे सपोर्ट में लोग आ जाए। राइट। एंड द पर्सन वाज पॉल वॉन हिडेनबर्ग। सो या ये प्रेसिडेंट उस टाइम के। और क्योंकि जर्मनी का जब कंट्रोल लिया हिटलर ने, तो हिटलर की कुछ चीजें काफी हद तक क्लियर थी स्टार्टिंग से, जैसे कि ही वॉज वेरी मच इनटू नेशनल काइंड ऑफ अल्टरनेशनल माइंडसेट। फिर उसने जो स्वास्तिक बिठाया, उसने अपनी पूरी पार्टी ने एक आर्यन थ्योरी अलग से बनाई कि वी आर ऑल पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर रेस। और मतलब उन्होंने अलग से अपनी पूरी क्या बोलते हैं टाइमलाइन और स्टोरी लाइन फॉर्म की, और लोगों को बिलीव कराया कि ये काफी जो सिंबल है प्योर है, और मतलब kind of a point to connect everyone, like every religion has a certain symbols and certain beliefs. So swastik was that particular thing for the Nazi party. So including that, and now the hate for the Jews. So obviously hum numbers de sakte hain ki more than 6 million Jews were killed during the dictatorship of Hitler. So what we can see is when a leader who has been given power, जिसको ऐसी पावर मिल गई, मतलब उसने सिर्फ अपने बोलने के दम पे पावर हासिल की है, he is not having an exact idea how to run an administration. He is having a certain clue, he is having a certain plans कि हाँ मुझे ये करना है, but बाकी सारी चीजें कैसे मैनेज होंगी, he don't have such insights. So this particular thing happens, और उसमें कुछ लोग बहुत अच्छा फील करते हैं, कुछ लोग का इतना ज्यादा डिस्टॉर्शन होता है कि दे डाई। और ये मोस्ट ऑफ द तुम इकोनॉमिक्स में देखोगे या मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री में देखोगे कि ऐसे जहां भी केसेस हुए हैं, वहां पे कुछ सेक्शंस बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं हमेशा। क्योंकि जो भी ऐसे लीडर्स होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर फ्रंट होता है, वो ऐसा नहीं बोलते कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर जो एक्सट्रीमिज्म होता है वो कभी फॉर्म ही नहीं होगा। सो ऐसे लीडर्स हमेशा तभी आते हैं जब उनका एक पर्टिकुलर एक्सट्रीम आइडियोलॉजी हो, वो एक चीज को बहुत हद तक लेके जाना चाहते हैं, वो एक पर्टिकुलर एजेंडा के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। So this particular thing was noticed, or that is why it was also a very bad phase for all of them. Although लोग बहुत ज्यादा यूनाइट हो गए थे एक फ्रंट के, बट दूसरे फ्रंट के जो ऑल जो लिबरल्स थे, जो लेफ्टिस्ट थे, और बाकी सारे जो मिड लेवल सोसाइटी थी, उसमें भी काफी सारे लोग स्ट्रगल किए। ऐसा नहीं है कि जब हिटलर आया तो सबको जोड़ दिया उसने। उसमें एक मेजर सेक्शन था ऑफ सोसाइटी, बट इट वाज नॉट गुड फॉर एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। भाई देखो, ऐसे लोग मतलब सबके लिए प्रॉब्लम होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर तुम देखोगे तो शुरुआत में तुम कह सकते हो कि मासेस को अपील करते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं ना कि जरूरी नहीं कि हर रेवोल्यूशन के बाद जो तुम उम्मीद कर रहे हो वही आए।
ठीक है, मतलब ये तुम्हें फ्रेंच रेवोल्यूशन से सीख जाना चाहिए, इतना तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के पास वो कौन आया, मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर, उसके बाद फिर पावर में कौन आया, नेपोलियन बोनापार्ट। तो यार जब ऐसे लोग होते हैं ना, क्योंकि क्या है कि ओरेटरी करना एक अलग चीज होती है और ग्राउंड पे कोई चीज इंप्लीमेंट करना एक बहुत ही डिफरेंट चीज होती है, दोनों के लिए अलग स्किल चाहिए। और प्रॉब्लम ये भी होती है ना ऐसे पर्सनालिटी कल्ट वाले लीडर्स के साथ कि ये हर चीज माइक्रो मैनेज करना शुरू कर दे जाते हैं कि इनको सब चीज जानने की आवश्यकता होती है, सब कुछ कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे लीडर्स ना शुरुआत में तुमको लगेगा कि हाँ एक डेवलपमेंट का होप्स दे सकते हैं तुमको ये, ठीक है, लेकिन अंत में इनकी पॉलिसियां नेशन के लिए भी, मतलब जितना एक्सपीरियंस या जितनी हिस्ट्री मैंने पढ़ी है उसके हिसाब से नेशन के लिए भी ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये अपने अपने जो इनके जो लोग सपोर्ट करके इनको गवर्नमेंट में लाए होते हैं पावर में, उनके लिए भी घातक सिद्ध हो जाता है। तुम हिटलर के एंड डेज में देखो, अपने किसी जनरल पे बिलीव करना छोड़ दिया था, ठीक है, वो कई ऐसे लोग थे जो जिसको वो लगता था कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उससे उसे वो मरवा देता था भाई। तो ऐसा नहीं है कि मतलब शुरुआत में तो कोई एक क्लास स्ट्रगल किया होगा, ठीक है, जो उसके आइडियोलॉजी या उसके पावर सीज के खिलाफ होगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मासेस भी उससे सफर की। उसके बाद से क्योंकि भाई तुमने एक मतलब फिजूल की जंग मोल ले ली जिसकी कोई मतलब नहीं, ठीक है, और तुमने अगर अपने मतलब दुनिया के तो छोड़ो, मतलब वो तो जितने मरे 2 करोड़ 4 करोड़ जितने भी मरे, अपने भी 20-25 लाख लोग तुमने मरवा दिए। तो क्या ही मतलब उसका रिजल्ट निकला। तो ऐसे लोग हमेशा मतलब मतलब जितना हिस्ट्री हमें सिखाती है, लॉन्गर रन में सही नहीं होते ये ऐसे लीडर्स। मतलब शॉर्टर रन में तुमको लगेगा कि एक होप्स ऑफ डेवलपमेंट, तुमको लगेगा कि हाँ चीजें से, जैसे हिटलर भी जब पावर के ऊपर आया तो उसने आर्मी में जो कंस्ट्रक्शन की पॉलिसियां थी या पब्लिक सर्विसेज में जो रिक्रूटमेंट थी या हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जो चले गए उसमें जो रिक्रूटमेंट थी, और जैसे मैंने कहा ज्यूज को निकाल के अलग से रिक्रूटमेंट की जर्मन को, तो उस तरीके के जर्मन थे। लेकिन भाई क्योंकि ये जब तुम कर रहे हो तो उससे भाई डेप्थ भी तो बढ़ेगा तुम्हारा, डेफिसिट भी बढ़ेगा तुम्हारा, तो लॉन्ग रन में तुम सस्टेन नहीं कर सकते हो जब तक कि तुमको कहीं और से। इसीलिए वो हिटलर का कॉन्सेप्ट था ना लेवासरनम का, इफ पार्डन मी इफ आई एम करेक्टिंग इट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, तो ये था कि वो लिविंग स्पेस चाहता था बाकी जर्मन्स के लिए, इसीलिए वो ऑक्यूपाई करना चाहता था बाकी ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज को, ताकि जर्मनी के लिए ये रहे। और जो उसने जो कुछ इलाके जो जैसे मैंने राइनलैंड की बात की, चेकोस्लोवाकिया की बात की, जो ऑक्यूपाई किया उसने जो है, जो या ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से, ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से, वो हैविली इंडस्ट्रियलाइज थे। वो किस लिए ऑक्यूपाई किया उसने, ताकि रेवेन्यू जनरेशन और प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ सके, वो इसीलिए करता था। तो ये चीजें थी ना कि ऐसे लोग इसीलिए, लेकिन वो अल्टीमेटली फेल हो गए, क्योंकि ना वो हर चीज माइक्रो मैनेज करना चाहता था। तो ऐसे लोगों की ये टेंडेंसी होती है, दे टेंड टू माइक्रो मैनेज एवरीथिंग, और इसीलिए उनका डिस्ट्रक्शन सही वो हो जाता है। वरना हिटलर को तुम मतलब टिल 1933, मतलब 1933 से और 1939 के बीच में अगर तुम उसको ऑब्जर्व करो भाई, मतलब वो बहुत सही था। जब इटली इटली ने अबिसीनिया पे इन्वेड किया, उसने कुछ नहीं बोला। बदले में जब उसने मसूनी ने भी उसका सपोर्ट किया, जब उसने शायद चेकोस्लोवाकिया को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेकोस्लोवाकिया को जब उसने एनेक्स करने की कोशिश की या एनेक्स किया, तो या आई थिंक ऑस्ट्रिया को नहीं सॉरी आई थिंक ऑस्ट्रिया को जब उसने पूरा एनेक्स किया, तब जो मसूनी ने उसका विरोध नहीं किया था, ऑल्दो फ्रांस एंड ब्रिटेन ने उसकी काफी कंडेमनेशन की। फिर डिसआर्मामेंट एक्ट जो हुआ था उससे वो बाहर निकल गया, ठीक। फिर ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साई की जो 1 लाख मैन वाली बात थी, उसको भी उसने तोड़ दिया, और 6 लाख या 8 लाख 1939 आते आते 8 लाख आदमी हो गए थे उसके पास लड़ने के लिए। तो ये सारी ट्रीटियां जो उसने भाई, ठीक है, और फिर उसने रोम बर्लिन एक्सिस बनाई, इटली से भी समझौता कर लिया, उसके बाद पोलैंड से नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन कर लिया 10 साल का, रशिया से भी जस्ट बिफोर द वॉर उसने पैक्ट साइन कर लिया, ब्रिटेन से भी उसने कुछ पैक्ट साइन कर रखे थे। चलो वो बहुत अच्छे से प्ले कर रहा था स्टिल उसने पोलैंड का इन्वेजन किया, क्योंकि पोलैंड को भाई ब्रिटेन ने कहा था अगर तुम्हारे ऊपर अटैक होगा तो मैं मतलब हम लोग आएंगे, और फिर वो पूरा वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो उसमें डेवलप हुआ, वो एक अलग कहानी है। तो ये सारी चीजें ना कि मतलब ऐसा नहीं कह सकते नॉट इंटेलिजेंट, मतलब काफी स्टूट पॉलिटिशियन था उसने, देखो कितने अच्छे से मैनेज किया, इटली को भी मैनेज किया,
रशिया को मैनेज किया, पोलैंड को भी मैनेज किया, ब्रिटेन को भी मैनेज किया। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि वो काफी चीजें मैनेज कर लेता था, लेकिन यही है कि ओवर द टाइम ये गलतियां करेंगे ऐसे लोग, क्योंकि ना इनकी खुद की, क्योंकि जब इस तरीके, क्योंकि ना वहां पे जर्मनी में स्लोगन चलते थे, अगर तुम नाजी प्रोपेगेंडा सुनो कि लॉन्ग लिव फ्यूरर और फ्यूरर इज ऑलवेज राइट, तो यार ये मतलब हिटलर को कहते थे वो, तो मतलब इस तरीके का जब पर्सनालिटी कट हो जाए कि मतलब तुमको लोग ऐसा मानने लगे कि तुम सब कुछ मतलब तुम्हारे ऊपर ही डिपेंडेंट हो, तुम ही हमारे मसीहा हो, तो ऐसे लोगों ईगो प्रॉब्लम्स भी आ जाती है ना, उनको लगता है कि बस हम ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तो ओवर द लॉन्गर मतलब इन द लॉन्गर रन ये सस्टेनेबल नहीं होते ऐसे लीडर्स, ये गलतियां करेंगे और पूरी तरीके से डेवस्टेट कर देंगे। ये ना भाई 1930s या 40s तक इंस्टीट्यूशन इतने स्ट्रांग नहीं होते थे जैसे कि अब इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, मतलब पूरे दुनिया में जहां भी, मतलब इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी अब काफी अच्छे से इंस्टीट्यूशन डेवलप हो रहे हैं, तो उस वक्त ऐसे हालात नहीं, ऑल्दो मतलब यूएस वगैरह ये सब काफी डेवलप कंट्रीज में से थे, लेकिन इतना भी इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग नहीं था इनके वहां भी। राइट। और दैट इज वाई हम देखते हैं कि जो फॉल हुआ हिटलर का उसमें भी मेन कारण यही था, ऑल्दो उसने खुद से अपनी जान ली, वो बात अलग है, बट फिर भी आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट पीपल लॉस्ट कंप्लीट इंटरेस्ट और लोगों को लगने लगा कि दिस वाज नॉट अ गुड चॉइस टू मेक, और अल्टीमेटली एंड में बहुत सारे कोलिशन टूटे भी, एंड दैट वाज द मेन रीजन कि हिटलर काइंड ऑफ अंदर से क्या बोलते हैं बेचैन हो गया या बौखला गया, क्योंकि उसको लगता था कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है और लोग उसको फॉलो करने चाहिए, दैट वाज हिज मेंटालिटी। बट एट द एंड जब लोगों का ट्रस्ट खत्म हुआ, बहुत सारे लोगों ने जो अलायंसेस थे उसमें ब्रेकेज देखी गई, तो उसके बाद ही वाज काइंड ऑफ डिस्टर्ब फ्रॉम इनसाइड, और जब उसने 1945 में खुद की जान ली, तब भी वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा लोगों का चहीता बना हुआ था, मतलब ही वाज हैविंग अ सर्टेन फॉलोइंग, बट ही वाज नॉट at that phase that from where he started in 1933. So even in fall we can see that the extreme right, or you can say the extreme mentality makes the economies and the people suffer. So it doesn't matter अगर तुम लेफ्ट की भी चीजें उठा लो, तब भी अगर तुम कहोगे कोई लेफ्ट आइडियोलॉजी वाला लीडर था मे बी बेटर था, आई डोंट थिंक सो। कोई भी अगर एक्सट्रीम है, so he will make a certain portion suffer, or he will not be able to manage everything or take every thing as a collective, चाहे किसी भी आइडियोलॉजी, अनलेस एंड अनटिल वो बहुत एक सेंट्रलाइज सोच वाला इंसान हो, जो जिसको हर एक पहलू देखना आता हो, ही इज हैविंग अ सर्टेन एक्सपीरियंस, नॉट जस्ट बिकॉज ही इज अ गुड orator or he's having a certain kind of speaking power, a good choice of words, he will make the country suffer. This is the conclusion which you can drive from this particular case study. हाँ भाई, मतलब फॉल में भी तुम देख सकते हो, देखो वही कहते हैं ना कि दो चार ही मिस्टेक्स होती है, जैसे देखो अगर हिटलर का फॉल तुम्हें ऑब्जर्व करना है, तो सबसे पहले जो उसने गलती की कि रशिया के साथ एग्रीमेंट करके भी जो है रशिया को इन्वेट कर दिया, और रशिया को इन्वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना थोड़ा सा क्या है कि वो उस तरीके की मतलब लोग हैं कि वो मर जाएंगे भाई, वो मरते रहेंगे, लेकिन जब तक तुमको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे उनको चैन नहीं आएगा, ठीक है। तुम अगर जर्मनी के और रशिया के सोल्जर्स देखोगे ना, तो तुमको लगेगा कि 2 करोड़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2 करोड़ रशियंस मरे थे वॉर में, वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है। लेकिन अंत में जीत किसकी हुई? रशिया की, ठीक है। तो यार क्या है ना कि रशिया को इन्वेट करना इट्स नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि एक तो वो मेंटालिटी और दूसरा ट्रेन भाई, क्योंकि ना तुम रशिया को ठंडियों में नहीं, जब उसके एक जनरल ने कहा भी था कि डायरेक्ट मॉस्को पे जब कुछ एरियाज उसने ऑक्यूपाई कर लिए, तो डायरेक्ट मॉस्को पे अटैक करते हैं, लेकिन वो इधर उधर घुमाता रहा उनको 4-5 महीने तक हिटलर, कि नहीं नहीं अभी समय नहीं है। तो उसकी वजह से, क्योंकि वो सुनता नहीं था किसी की, जैसे मैंने कहा पहले कि माइक्रो मैनेज करना हर चीज को, तो ये एक गलती थी। दूसरा अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को आई थिंक सो बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब उसकी क्योंकि ना रशिया ने नंबर गेम बहुत अच्छे से खेला, एक जर्मन टैंक के सामने वो 10 या 12 खड़े कर देते थे, कितने मारोगे, 10 या 12 मारोगे, तो उस तरीके, क्योंकि सप्लाई चेन लॉजिस्टिक उतनी, क्योंकि जैसे जैसे वो अंदर घुसते गए, ठंडी में सप्लाई चेन लॉजिस्टिक उस तरीके से हो नहीं पाए उनकी, जिस तरीके से चाहिए थी। और फिर उसके बाद ये कारण ये था कि भाई जो काफी सारे मतलब यूएस भी बहुत डेवलप था उस वक्त, ब्रिटेन भी बहुत डेवलप था, फ्रांस भी बहुत डेवलप था,
उस तरीके से वो वॉरफेयर, क्योंकि वो सारे फ्रंट्स पे फिर वॉर लड़ने लग गया ना, एक ही फ्रंट पे नहीं। प्रॉब्लम ये है कि वो सारे फ्रंट पे वॉर लड़ने लग गया। और तीसरी चीज ये है भाई कि एक तो डेट फाइनेंसिंग नहीं कर पा रहा था वो, और फिर जब डेड बॉडियां आना शुरू होती है ना किसी भी देश में, तो लोग भी थोड़ा सा डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं आपके पर्पस को लेकर के, अगर एक हद से ज्यादा। तो वो भी एक दो, मतलब ये 3-4 कारण थे जिसकी वजह से हिटलर एक तरीके से फेल हो गया, क्योंकि वो पॉलिसी सही से डिजाइन नहीं कर पाया। और जब सही समय था तो जो है वो उसने अटैक नहीं किया, वो जो है मॉस्को पे। अगर वो कर देता, या वो बिल्कुल ही नहीं करता रशिया पे अटैक, वो अपना पूरा ध्यान अगर ब्रिटेन और उस पर केंद्रित करता था, तो हो सकता था भाई कि पूरे वर्ल्ड की तस्वीर ही कुछ अलग होती। लेकिन अब भाई गलती तो की उसने, उसकी वजह से जो है ये सारा झेलना पड़ा। क्योंकि माइक्रो मैनेजिंग मतलब बहुत गलत है, क्योंकि तुम हर चीज नहीं समझ सकते ना। सेना को कोई जनरल है, उसको बताओ कैसे लड़ना है, तो फिर तो ये तो फिर तुम्हारा बंटाधार निश्चित है भाई पे। क्योंकि एक स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए जब तुम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करते हो। पहले के वर्ल्ड में हो सकता था भाई कि किसी राजा को वेद भी आ रहे हैं, वो पोएट्री में भी इंटरेस्टेड है, लड़ाई भी लड़ रहा था। मॉडर्न वर्ल्ड में वो बहुत स्पेशलाइज चीजें हैं ना, ठीक है, तो उस तरीके से ऑपरेट नहीं, इसीलिए मुझे लगता है कि वो जो है वो फेल कर गया। और एक तो जो उसने ये शुरुआत कर दी ना, क्योंकि जब तुम एक प्रोपागेंडा चलाते हो ना, तो तुम एसेंशियली एक मेरिटोक्रेसी को, क्योंकि तुम अपने ही हिसाब से सब, क्योंकि ना जब फ्री फ्लोइंग आइडियाज होते हैं तो कई सारे चीजें डेवलप होती हैं। जब तुम सब कुछ क्योंकि लोग उससे डरना शुरू कर गए थे, जब इस तरीके की मेंटालिटी आ जाती है तो इनोवेशन को भी कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करती है। ठीक है, और जो ज्यूज को भगा दी, क्योंकि ज्यूज आर वेरी गुड एट व्हाट दे डू। ठीक है, तो फिर तुम इस तरीके की चीजें करोगे तो मेरिटोक्रेसी को जब तुम की कर दोगे, तो तुम्हारे यहाँ और फर्दर डेवलपमेंट कैसे होगा इंडस्ट्रीज का। तो ये भी एक कारण था। Right. So the conclusion of this is when the people who get the power, who don't have the exact understanding of how to operate the things, then things start to collapse after a certain time, but they eventually collapse. क्योंकि फिर मुश्किल हो जाता है ना किसी चीज के लिए, क्योंकि बहुत सारी जब इंट्रूजन्स होने लगती हैं हर लेवल पे, जैसे हिमांशु ने कहा कि माइक्रो मैनेजमेंट जब होने लगता है और बहुत सारी चीजों में चेंजेस आते हैं, पॉलिसीज बहुत सही से इम्प्लीमेंट नहीं होती, बनती नहीं है, so problems start to arise. So this was our complete conclusion over the rise and fall of Hitler. I would like to point one thing here. That's why I always say कि never go on personality count and never judge a politician on its morality. See how they function, मतलब जो भी उनको डिपार्टमेंट मिला है वो कितना इफेक्टिवली उसको वो रन कर रहे हैं, और क्या उनकी पॉलिसियां हैं। किसी पर्सन की मोरालिटी और उसकी ईमानदारी देख करके, मतलब ईमानदारी इज अ गुड थिंग टू वोट, लेकिन तुमको इस साथ में भी देखना चाहिए कि कितना एफिशिएंट है पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के ऊपर। जब तक आप ये देखते रहेंगे तब तक पर्सनालिटी कल्ट वाले लीडर्स नहीं आएंगे, आई एम श्योर ऑफ दैट। तो स्टार्ट जजिंग पीपल ऑन पॉलिटिशियन, स्पेशली नॉट पीपल, पॉलिटिशियंस on policies rather than on their character. Right. So yeah, this was it for this particular episode, and I hope आप लोगों को इसी informational लगा होगा, valuable लगा होगा, and do make sure to like and subscribe wherever you're listening to this, either on Spotify or YouTube.